आंसर्स बहुत ही गोल माइनस मोल थे। वो बस वही बता रहे थे जो इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल था। जब भी कोई हिडन डिटेल्स की बात आती, वो बात घुमा देते। ये सब कंफर्म करने के बाद तुम अपने रूम में आए और आंखें बंद करके आराम करने लगे। दिमाग में वही सारी डिटेल्स घूम रही थी। जियांग ग्रुप इस कंट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर है। ब्लैक और वाइट दोनों वर्ल्ड्स को कंट्रोल करता है। फादर जियांग चेंजू जियांग फैमिली के थर्ड जनरेशन बॉस और चेयरमैन है, एक ब्रिलियंट बिजनेस मास्टरमाइंड। मदर शेन ईशान जियांग ग्रुप की करंट सीईओ हैं और वो भी एक पावरफुल फाइनेंशियल फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हैं। उनकी फैमिली का लेवल भले ही जियांग फैमिली जितना ना हो, पर उनका भी 100 ईयर्स का बैकग्राउंड है। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कंपनी के कोर को कंट्रोल करते हैं, जिनसे हर कोई डरता है। और तीनों सिस्टर्स भी अपने अपने फील्ड की मास्टर है। सबके पास अपनी पावर है। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी जियांग फैमिली में सिर्फ तुम ही अकेले ट्रैश हो। अब क्या किया जाए? प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। तभी तुम्हारे रूम का दरवाजा नॉक हुआ और जियांग यू की आवाज आई। डियर ब्रदर, घर में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। थर्ड ग्रैंड अंकल ने तुम्हें स्पेशली मिलने के लिए बुलाया है। ये कहकर वो तुरंत मुड़ गया। उसे कोई परवाह नहीं थी कि तुम उसके पीछे आ रहे हो या नहीं। और जाते जाते तुमने उसकी दबी हुई आवाज सुनी। बुढ़ा कहीं का, मनहूस इंसान, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और वो जिसे गालियां दे रहा था, वो कोई और नहीं, वही थर्ड ग्रैंड अंकल थे। तुम्हें मिली हुई इन्फॉर्मेशन और उस आदमी के लिए जियांग यू का एटीट्यूड देखकर ये साफ था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। ग्राउंड फ्लोर के मेन हॉल में इस वक्त जियांग यू बहुत तमीज से जियांग बैशान यानी थर्ड ग्रैंड अंकल के सामने बैठा था। थर्ड ग्रैंड अंकल, आप अचानक यहाँ कैसे? मॉम, डैड और ब्रदर तो घर पर है ही नहीं। जियांग बैशान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अरे बड़े पोते, मेरा मतलब है दूसरे पोते। कल ही मेरा बड़ा पोता जियांग फैमिली में वापस आया है। घर का एल्डर होने के नाते मुझे उसे कोई वेलकम गिफ्ट तो देना ही चाहिए ना। तुम्हारा ब्रदर अभी तक नीचे नहीं आया? जियांग यू की स्माइल थोड़ी फेक लगने लगी। वो शायद उसे थोड़ा टाइम लगेगा। आखिर वो बाहर पला बड़ा है, उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता। जियांग बैशान ने त्योरियां चढ़ाई। शायू, तुम अपने ब्रदर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? याद रखो, तुम आज जो लग्जरी लाइफ जी रहे हो वो असल में उसी की है। तुम्हें तो उसे गाइड करना चाहिए। जियांग यू ने मुंह बनाते हुए कहा। थर्ड ग्रैंड अंकल, पहले तो आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब आप भी मुझे डांटने लगे। तभी तुम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए और जियांग बाइशन को ग्रीट किया। हेलो थर्ड ग्रैंड अंकल। तुम्हें देखकर जियांग बाइशान के चेहरे पर एक फेक और प्यार भरी स्माइल आ गई। गुड बॉय, वहां क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास आकर बैठो। ये सुनकर तुम सोफे पर उनके पास बैठने ही वाले थे कि अचानक जियांग यू बोल पड़ा। रुक जाओ, सीनियर्स और जूनियर्स में फर्क होता है। थर्ड ग्रैंड अंकल ने बस पोलाइटनेस के लिए कहा। और तुम सच में वहां बैठने जा रहे हो? जल्दी से मेरे पास आओ। जियांग यू का ये बॉसी एटीट्यूड देखकर जियांग बैशन ने बीच में टोका। अरे बस करो, मेरे सामने इतने रूल्स की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम जहां चाहो बैठ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे घर लौटने की खुशी में। अब हम एक फैमिली हैं तो हमें मिलते जुलते रहना चाहिए। उनके इतना कहते ही पीछे खड़े एक आदमी ने एक बॉक्स लाकर तुम्हारे सामने रख दिया। तुम जियांग यू के पास बैठे और जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने वाले थे, जियांग यू की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने तुरंत ऑर्डर दिया। आन झाओ, जल्दी से ब्रदर का गिफ्ट ऊपर उनके रूम में रख दो। आन झाओ ने फुर्ती से वो बॉक्स लिया और ऊपर चली गई। उसके बाद उन तीनों ने इधर उधर की फालतू बातें की और फिर जियांग बाइशान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैंने तुमसे मिल भी लिया और गिफ्ट भी दे दिया। अब मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। बेटा, जरा मुझे बाहर तक छोड़ने आना। मेरी गाड़ी के ट्रंक में एक और चीज है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। चलते चलते वो भी ले लेना। तुम बस उठने ही वाले थे कि जियांग यू तुमसे पहले ही जियांग बैशन के पास पहुंच गया। थर्ड ग्रैंड अंकल, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं जाकर ब्रदर के लिए वो चीज ले आऊंगा। बात तो एक ही है। अगर ऐसी बात है तो चलो। जियांग यू उन्हें बाहर तक छोड़ने गया और तुम क्यूरियोसिटी के मारे दूर से उनके पीछे पीछे जाने लगे। पर अभी तुम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तुम्हें एक अजीब सी फीलिंग हुई। एक जानलेवा खतरा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें साफ महसूस हुआ कि कोई बहुत तेज चीज तुम्हारे सर के पीछे निशाना बनाकर आ रही है। तुम उस माफिया फैमिली के खोए हुए बड़े यंग मास्टर हो, जिसके वेलकम के लिए पूरी फैमिली ने खून से सने टेरिटरी को साफ किया, टॉर्चर रूम छुपा दिया और ट्रेटर्स को बाहर फेंक दिया ताकि तुम्हें कोई ट्रॉमा ना हो। लेकिन उन्हें क्या पता कि इतने सालों में तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के रूथलेस किंग और इंटरनेशनल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन डार्क हिलो के गार्ड बन चुके हो। पर दुनिया के लिए तुम जियांग फैमिली के सिर्फ एक यूजलेस ट्रैश हो। ऐन वक्त पर तुम्हारी दाईं तरफ से एक लकड़ी का टुकड़ा उड़ता हुआ आया और उस हिडन वेपन से टकरा गया। वो वेपन घूमते हुए बाईं तरफ के गार्डन में जा गिरा। तुमने मुड़कर देखा तो एक खूंखार भेड़िया कुत्ता गार्डन में घुसा, उस लकड़ी को मुंह में दबाया और दूसरी तरफ भाग गया। और उसी डायरेक्शन में एक काली परछाई भी तेजी से गायब हो गई। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी जो कानों को चीरने वाली थी।
इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, अंकल जो तुम्हारे सामने खड़े थे, उनके चेहरे पर माफी के भाव थे। सॉरी एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैं वांकाई को ट्रेन कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। आपको चोट लगते लगते बची, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जो, वहां क्या हुआ? क्या मैं जाकर देख सकता हूँ? तुमने इनोसेंट बनते हुए पूछा। अंकल जो ने चुपके से तुम्हारा व्यू ब्लॉक कर दिया। वो नौकर वानचाई के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। यंग मास्टर, आप फिर कभी देख लेना। सेकंड यंग मास्टर ने गिफ्ट ले लिया होगा और वो आपको ढूंढ रहे होंगे। ये कहते हुए अंकल जो अंदर से हैरान थे। वो आवाज इतनी दूर से आई थी कि उन्हें भी मुश्किल से सुनाई दी। पर इस यंग मास्टर के ईयर्स इतने शार्प कैसे हैं? तुमने भी हैरान होने की एक्टिंग की। अंकल जो, आप तो अभी यहाँ थे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ क्या हो रहा है? ये सुनकर अंकल जो थोड़े घबराए पर जल्दी ही नॉर्मल हो गए। हाँ हाँ, मुझे आन झाओ ने बताया था। अच्छा यंग मास्टर, मुझे वांगची की ट्रेनिंग के लिए जाना है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो मुड़े और उन्हें राहत की एक गहरी सांस ली और फिर उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और वो उल्टी डायरेक्शन में चले गए। तुमने सिर हिलाया और जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, सामने से जियांग आता हुआ दिखा। उसके हाथ एकदम खाली थे। तुमने जानबूझकर सैड होने की एक्टिंग की। ब्रदर, थर्ड ग्रैंड अंकल ने मेरे लिए जो गिफ्ट कहा था वो कहाँ है? जियांग ने इरिटेट होकर अपनी आंखें घुमाई। उस बुढ़े की मेमोरी खराब हो गई है। गाड़ी के ट्रंक में कुछ नहीं था, फालतू में मुझे दौड़ाया। तुम्हें पता था कि उस बुढ़े के इरादे कितने गंदे हैं। वो जानबूझकर तुम्हें वहां बुलाना चाहता था ताकि तुम पर अटैक कर सके। तुमने कंधे उचकाए। अरे ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। उस पनौती के जाने के बाद जियांग यू को भी अपने काम निपटाने थे। चलो, अगर कोई काम नहीं है तो अपने रूम में वापस जाओ, बाहर फालतू में मत घूमना। घर के कई हिस्से अभी तक साफ नहीं हुए हैं, वहां कीड़े मकोड़े और चूहे हो सकते हैं। पहले मॉम डैड ने ध्यान नहीं दिया, पर अब जब तुम आ गए हो तो उन गंदी चीजों को यहाँ रह नहीं दिया जा सकता। उसकी बात के डबल मीनिंग को तुम अच्छे से समझ रहे थे। तुमने मासूमियत से सिर हिलाया। ठीक है, और तुम चुपचाप अपने रूम की तरफ चले गए। जैसे ही तुम दरवाजे पर पहुंचे, तुमने देखा कि आंट झाओ वहां खड़ी हैं। एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैंने आपका गिफ्ट टेबल पर रख दिया है। तुमने हाथ हिलाया। थैंक यू आंट झाओ, अब आप अपना काम कर सकती हैं। अंदर जाकर तुमने टेबल पर रखे उस बॉक्स को ध्यान से चेक किया। उस पर खुलने के निशान थे। जब तुमने उसे खोला तो अंदर एक बहुत ही महंगी वॉच थी। उसमें कोई हिडन खतरा नहीं था। शायद आंट झाओ ने उसे पहले ही क्लियर कर दिया था। ये सोचकर तुमने वो वॉच पहन ली और उसे निहारने लगे। उस बुढ़ी की चॉइस काफी अच्छी है, वॉच मस्त है। उसी वक्त वापस लौटते हुए जियांग बाइशान का चेहरा गुस्से से लाल था। बहुत देर बाद वो बड़बड़ाए, डैम दैट जियांग यू, हर बार मेरा प्लान खराब कर देता है। अब उस लड़के पर अटैक करना मुश्किल होगा। जब जियांग यू इस फैमिली में नया नया आया था तो वो एक बेवकूफ और डरा हुआ बच्चा लगता था जिसे कंट्रोल करना आसान था। जियांग बैशान ने 3 साल लगाकर उसका ट्रस्ट जीता, पर जब उन्होंने जियांग यू का यूज करके फैमिली पर अटैक करना चाहा तो जियांग यू ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। इतने सालों की प्लानिंग के बाद भी वो धोखा खा गए। जियांग चेंगजू और शेन यीशान सच में कमाल है। उनके पाले हुए बच्चे एक से बढ़कर एक खतरनाक है, पर अब जब असली वारिस वापस आ गया है तो वो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। जब जियांग चेंगजू को आज के अटैक के बारे में पता चला तो उनका चेहरा डार्क हो गया। लगता है अब हमें हमेशा किसी को उसके आस पास रखना होगा। आज वो बुढ़ा था, कल पता नहीं कौन सा खतरा आ जाए। जियांग यू का चेहरा एकदम ब्लैंक था, पर हम हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते ना। हमें अपने सीक्रेट गार्ड्स को वापस बुलाकर उसकी सिक्योरिटी में लगाना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो काम नहीं बनेगा। हमें उसे धीरे धीरे अपनी लाइफ की फास्ट पेस के साथ एडजस्ट करना सिखाना होगा। पूरी फैमिली आपस में इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रही थी। तभी तुम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए और सबको ग्रीट किया। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? शेन ईशान ने तुम्हें बहुत ही प्यार से देखा। कुछ नहीं बेटा, आओ जल्दी से खाना खा लो। मैंने आंट झाओ से तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हैं। तुमने सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। अभी तुमने आधा खाना ही खाया था कि शेन ईशान ने तुम्हें टेस्ट करते हुए पूछा, वैसे बेटा 10 साल पहले हमारी फैमिली ने बाई फैमिली के साथ एक मैरिज एग्रीमेंट किया था। अब तुम दोनों शादी की उम्र में आ गए हो तो शायद जल्द ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़े। ये सुनते ही तुमने घबराकर मना करने की एक्टिंग की। मॉम डैड, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो शादी तो ब्रदर की तय हुई थी ना, मैं उससे उसका हक बिल्कुल नहीं छीनूंगा। और बाई फैमिली भी अपने फ्यूचर सन इन लॉ के तौर पर ब्रदर से बहुत खुश होगी। मैं बीच में कैसे आ सकता हूँ? ये सुनकर जियांग यू के हाथ से चॉपस्टिक्स गिरते गिरते बची। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन खुश है? वो शादी तुम्हारी थी, उसे मेरे सिर पर मत थोपो। मुझे नहीं करनी शादी। जियांग चेंगजू और शेन यीशान थोड़े ऑकवर्ड हो गए। बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारे ब्रदर का टेम्पर ही ऐसा है। पर तुम अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज थे। नॉवेल्स में तो अडॉप्टेड बेटे हमेशा प्रॉपर्टी और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मरते हैं, पर यहाँ जियांग यू शादी क्यों नहीं करना चाहता?
सेकंड सिस्टर जियांग शिया ने तुम्हें देखकर स्माइल किया बेटा। बात यह है कि तुम्हारे